टीचिंग हब में आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी नोट्स जो कि सामान्य विज्ञान का है और क्लास 6 से लेकर 12 तक के ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी दोनों को सम्मिलित करके इस पुस्तक को बनाया गया है। यह ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेस्ड है दोस्तों। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का दोस्तों, वहां जाकर आप लोग जुड़ जाएं। चलिए दोस्तों आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास है गुरुत्वाकर्षण अध्याय 5 और स्रोत के रूप में देखते हैं दोस्तों तो एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 10 गुरुत्वाकर्षण और क्लास 11 चैप्टर 8 गुरुत्वाकर्षण से लेकर इस चैप्टर को बनाया गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जब किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो वह पृथ्वी की ओर ही गिरती है। इसके अतिरिक्त सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चंद्रमा भी पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इन सभी अवस्थाओं में वस्तुओं पर, ग्रहों पर, चंद्रमा पर एक ही बल कार्य करता है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। न्यूटन ने यह निश्चित किया कि इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। न्यूटन ने सर्वप्रथम गुरुत्वाकर्षण बल की व्याख्या की। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, पूछा जाता है सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल की व्याख्या किसने की, तो न्यूटन के द्वारा किया गया। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, विश्व का प्रत्येक पिंड अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है, उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण बल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण बल होता है। इस नियमानुसार ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला जो बल होता है बल के पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि दो पिंडों के द्रव्यमान मान लेते हैं m1 और m2 है तथा उनके बीच की दूरी r हो तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर g m1 इंटू m2 बटे r स्क्वायर होता है। यह फॉर्मूला याद रखना दोस्तों, डायरेक्ट यह फॉर्मूला ही पूछ दिया जाता है कितने एग्जाम में। जहां g एक नियतांक है जिसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। g का मान पिंडों की प्रकृति, उनके द्रव्यमान, उनके मध्य की दूरी, माध्यम, समय आदि पर निर्भर नहीं करता है तथा ब्रह्मांड के सभी पिंडों के लिए समान होता है, अतः इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी कहा जाता है। यानी g का मान जो होता है हमेशा समान होता है, वो जो है उनके मध्य की दूरी, माध्यम, समय आदि पर निर्भर नहीं करता है। आगे देखते हैं दोस्तों, g का मान हेनरी कैवेंडिश ने सुग्राहित तुला द्वारा ज्ञात किया जिसका मान 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जी के मान को किसने सुग्राहित तुला द्वारा ज्ञात किया, तो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया। और जी बराबर कितना होता है, तो 6.67 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक उस आकर्षण बल के बराबर होता है जो एक दूसरे से एकांक दूरी पर रखे एकांक द्रव्यमान वाले दो कणों के बीच कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को देखते हैं दोस्तों, उसके महत्व को देखते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम अनेक ऐसी परिघटनाओं की सफलतापूर्वक व्याख्या करता है जो वो संबद्ध मानी जाती है। उदाहरण के लिए हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, पृथ्वी की चारों ओर चंद्रमा की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति और चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा, ये सारे जो है गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम का ही महत्व को दर्शाते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, गुरुत्व तथा मुक्त पतन। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार गुरुत्वाकर्षण वह बल है जो किन्हीं दो वस्तुओं के बीच कार्य करता है। यदि इन वस्तुओं में एक वस्तु पदार्थ हो तो गुरुत्वाकर्षण को गुरुत्व यानी ग्रेविटी कहते हैं। जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में गिरती है तो वस्तुओं की ऐसी गति को मुक्त पतन यानी फ्री फॉल कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से छोड़ी जाती है तो पृथ्वी
वह पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण नीचे की ओर गिरने लगती है। जैसे जैसे वस्तु नीचे की ओर गिरती है वैसे वैसे उसका वेग बढ़ता जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वस्तु जब नीचे की ओर गिरेगी तो उसका वेग बढ़ेगा। वस्तु की गति में त्वरण उत्पन्न होता है जिसे गुरुत्वीय बल द्वारा उत्पन्न त्वरण अथवा गुरुत्वीय त्वरण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन। जी का प्रामाणिक मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है, जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यह मान समुद्र तल से 45 डिग्री अक्षांश पर होता है। जी के मान में कुछ परिवर्तन होते रहते हैं जो निम्नलिखित है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो जी का मान क्या होगा, घटेगा। पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर भी जी का मान घटता है तथा पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यानी पृथ्वी के केंद्र से ऊपर के पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है, शून्य होता है। अगर पृथ्वी की सतह से देखा जाए तो ऊपर भी जाने पर मान घटता है जी का और नीचे भी जाने पर मान घटता है जी का, जबकि केंद्र पर जो है जी का मान जो है शून्य होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ध्रुवों पर अधिकतम तथा भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का मान जो है ध्रुवों पर जो है अधिकतम होगा और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः और तेजी से घूमना प्रारंभ कर दे तो जी का मान घट जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये लाइन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः और तेजी से घूमना प्रारंभ कर दे तो जी का मान में क्या अंतर होगा, तो जी का मान घट जाएगा। यदि पृथ्वी वर्तमान से 17 गुना अधिक तेजी से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य प्रतीत होने लगेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि यदि पृथ्वी वर्तमान से 17 गुना अधिक तेजी से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार कैसा होगा, शून्य प्रतीत होने लगेगा। जी तथा जी में संबंध, बड़ी जी और छोटी जी में संबंध देखते हैं दोस्तों। यदि पृथ्वी द्रव्यमान m और त्रिज्या r हो तो पृथ्वी की सतह पर या उससे कुछ ऊंचाई पर m द्रव्यमान की वस्तु पर न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार पृथ्वी द्वारा लगाए जाने वाला गुरुत्वीय बल निम्न है, यानी F बराबर गुरुत्वीय बल बराबर Gmm बटे r² होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ वस्तु की पृथ्वी के केंद्र से लगभग पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर मानी जा सकती है, यानी वस्तु की जो पृथ्वी के केंद्र से दूरी है लगभग पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर मानी जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों, इस तरीके से दिखाया गया है। यदि गुरुत्वीय त्वरण जी हो तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम F बराबर m इंटू ए से, ए यहाँ जहाँ त्वरण था तो यहाँ भी जी को त्वरण माना गया है दोस्तों, और जी छोटी जी बराबर Gm बटे r² होता है। अतः गुरुत्वीय त्वरण जी का मान किसी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जी गुरुत्वीय त्वरण जो जी है उसका मान किसी भी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। आगे देखते हैं, यदि निर्वात में एक भारी एवं हल्की वस्तु को साथ साथ गिराया जाता है तो दोनों वस्तुएं एक साथ जमीन पर गिरती है। इसे गैलीलियो ने पीसा की मीनार से दो भिन्न भार के गेंदों को गिराकर सिद्ध किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों कि यदि निर्वात में एक भारी और एक हल्के वस्तु को साथ साथ गिराया जाए तो दोनों वस्तुएं एक साथ ही जमीन पर गिरती है। इसे गैलीलियो ने पीसा की मीनार से दो भिन्न भार की गेंदों को गिराकर सिद्ध किया था। द्रव्यमान तथा भार, द्रव्यमान तथा भार का वर्णन निम्नलिखित है। द्रव्यमान यानी मास, किसी वस्तु में पदार्थ के परिमाण ही उसका द्रव्यमान कहलाता है। यह एक अदिश राशि है, इसका मान नियत रहता है और इसका SI मात्रक किलोग्राम होता है। जबकि भार यानी वेट, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है वह उस वस्तु का भार कहलाता है। यह वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है। भार बराबर होता है वस्तु का द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण, यानी W बराबर m इंटू जी। आगे देखते हैं दोस्तों, इसका मात्रक न्यूटन होता है, यानी भार का SI मात्रक न्यूटन होता है। आगे देखते हैं, 1 किलोग्राम द्रव्यमान वस्तु का भार
W बराबर 1 किलोग्राम गुना 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर 9.8 न्यूटन होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे चंद्रमा पर उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी से कम है, इस कारण चंद्रमा वस्तुओं पर कम आकर्षण बल लगाता है। चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है, अतः वस्तु का चंद्रमा पर भार 1/6 गुना वस्तु का पृथ्वी पर भार होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों कि गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा का कितना होता है, तो 1/6 होता है, और भार जो लगाता है चंद्रमा वस्तु पर वो कितना लगाता है, तो 1/6 गुना वस्तु का पृथ्वी पर भार के। आगे देखते हैं दोस्तों, लिफ्ट में वस्तु का आभासी भार। यदि व्यक्ति त्वरित लिफ्ट में खड़ा है तब तल द्वारा व्यक्ति पर लगाया गया प्रतिक्रिया बल व्यक्ति के भार के बराबर नहीं होता है। इस स्थिति में व्यक्ति पर लगे प्रतिक्रिया बल को उसका आभासी भार कहते हैं। जब द्रव्यमान m की वस्तु को लिफ्ट में स्थित है, जो लिफ्ट में स्थित है, तब निम्न स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है दोस्तों, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। स्थिर लिफ्ट में व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार के समान होता है। एक समान वेग से गतिमान लिफ्ट में खड़े व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार के बराबर होता है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जब एक समान वेग से गतिमान लिफ्ट होगी तो उस स्थिति में खड़े व्यक्ति का जो आभासी भार होगा उसके वास्तविक भार के बराबर होगा। परंतु नियत त्वरण से ऊपर की ओर गतिमान लिफ्ट में व्यक्ति का आभासी भार वास्तविक भार से बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। यानी नियत त्वरण से अगर ऊपर की ओर गतिमान लिफ्ट है तो उस स्थिति में व्यक्ति का जो भार है वो बढ़ा हुआ महसूस होगा। नियत त्वरण से नीचे की ओर गतिमान लिफ्ट में व्यक्ति का आभासी भार वास्तविक भार से घटा हुआ प्रतीत होता है। तो जब ऊपर जाएंगे नियत त्वरण से दोस्तों, तो वस्तु का जो भार है वो घटा हुआ प्रतीत होगा, बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। जब नीचे नियत त्वरण से जाएंगे तो उस स्थिति में व्यक्ति का भार जो है बढ़ा हुआ वास्तविक भार से घटा हुआ प्रतीत होगा। नीचे जाने पर घटेगा और ऊपर जाने पर बढ़ेगा। आगे देखते हैं दोस्तों, गुरुत्वीय क्षेत्र। किसी पिंड के चारों ओर वह क्षेत्र जिससे अन्य पिंडों द्वारा उसके गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव किया जा सकता है उसे गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर स्थित एकांक द्रव्यमान के पिंड पर लगने वाले गुरुत्वीय बल के बराबर होती है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति किलोग्राम या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय क्षेत्र एक सदिश राशि है और जिसकी दिशा सदैव उस पिंड के गुरुत्वीय केंद्र की ओर होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, गुरुत्वीय विभव। एकांक द्रव्यमान को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कहलाता है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा देखते हैं दोस्तों, किसी वस्तु को गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध अनंत से क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा सदैव ऋणात्मक होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, ग्रह। सूर्य के चारों ओर अपनी निश्चित दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं यानी ऑर्बिट के परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को ग्रह कहते हैं। केपलर की ग्रही गति संबंधी नियम निम्न हैं। जोहान्स केपलर ने गति संबंधित 3 नियम व्युत्पन्न किए जो इस प्रकार हैं। यानी केपलर ने गति संबंधित कितने नियम दिए, तो 3 नियम दिए। पहला नियम है, प्रथम लो, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्ष में घूमता है तथा सूर्य इसके फोकस पर स्थित होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं दोस्तों कि सूर्य के चारों ओर जो है ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। दूसरा लॉ देखते हैं दोस्तों, सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। इस प्रकार यदि A से B तक गति करने में लगा समय C से D तक गति करने में लगा समय के बराबर है तो इस स्थिति में क्षेत्रफल OAB तथा क्षेत्रफल OCD बराबर होगा। यानी ये मान लेते हैं सूर्य के केंद्र को O मान लिया गया है, तो OCD का जो क्षेत्रफल होगा वो OAB के बराबर होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, तृतीय नियम। सूर्य के किसी ग्रह की औसत दूरी
को घन उस ग्रह की सूर्य के परितः परिक्रमण काल टी के वर्ग के समानुपाती होता है। इसे निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, अथवा टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यू, अथवा आर पर पावर 3 बटे टी स्क्वायर बराबर स्थिरांक होता है। ग्रहों की गति की व्याख्या करने के लिए केपलर ने कोई सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किया। न्यूटन ने दिखाया कि ग्रहों की गति के कारण वह गुरुत्वाकर्षण बल है जो सूर्य उन पर लगाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ग्रहों की गति के कारण को बताया किसने? तो न्यूटन ने बताया कि गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ही जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। आगे देखते हैं दोस्तों, उपग्रह। कुछ आकाशीय पिंड जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उपग्रह यानी सैटेलाइट कहलाते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। उपग्रह का कक्षीय चाल यानी ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। उपग्रह अपनी वृत्ताकार कक्षा में ग्रह के चारों ओर जिस न्यूनतम चाल से परिक्रमण करता है वह चाल उपग्रह का कक्षीय चाल कहलाती है। उपग्रह की चाल ग्रह के चाल से ऊंचाई पर निर्भर करती है तथा यह उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि उपग्रह की चाल जो है ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है, बशर्ते वो ऊंचाई पर निर्भर करती है। आगे देखते हैं दोस्तों, उपग्रह की कक्षीय चाल ग्रह के द्रव्यमान एवं उसकी त्रिज्या पर निर्भर करती है। पृथ्वी के निकट परिक्रमा कर रहे किसी उपग्रह की अपनी कक्षा में कक्षीय चाल 7.92 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि उपग्रह की अपनी कक्षा में कक्षीय चाल कितनी होती है? तो 7.92 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। उपग्रह का परिक्रमण काल, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट। उपग्रह किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमण करके अपना एक चक्र पूरा करने में जो समय लेता है वह उपग्रह का परिक्रमण काल कहलाता है। किसी उपग्रह का परिक्रमण काल केवल ग्रह की सतह से ऊंचाई पर निर्भर करता है, अर्थात उपग्रह पृथ्वी के तल से जितना दूर होगा उसका परिक्रमण काल उतना ही अधिक होगा। उपग्रह का परिक्रमण काल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। उपग्रह की कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। किसी ग्रह के परितः परिक्रमण करते उपग्रह में स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा दोनों प्रकार की ऊर्जाएं होती है। उपग्रह में स्थितिज ऊर्जा उपग्रह की ग्रह के गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थिति के कारण उत्पन्न होती है, जबकि गतिज ऊर्जा उपग्रह की गतिशील अवस्था के कारण होती है। उपग्रह के गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा व गतिज ऊर्जा के योग को उसकी कुल ऊर्जा कहते हैं। माना कि किसी ग्रह का द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r है। यदि उपग्रह का द्रव्यमान m है तब उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा U बराबर gmm बटे r होती है। यदि उपग्रह के कक्षीय चाल भी 0 है तो उसकी गतिज ऊर्जा k बराबर हाफ mv² होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, उपग्रह की कुल ऊर्जा सदैव ऋणात्मक होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि उपग्रह की कुल ऊर्जा सदैव ऋणात्मक होती है। यही कारण है कि किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमण करता हुआ उपग्रह अपनी कक्षा से बंध जाता है। उपग्रह की बंधन ऊर्जा किसी उपग्रह को अपनी कक्षा से पलायन करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा की बंधन ऊर्जा कहलाती है। उपग्रह की बंधन ऊर्जा E बराबर gmm बटे 2r होता है। कृत्रिम उपग्रह देखते हैं दोस्तों, मानव निर्मित ऐसे पिंड जो पृथ्वी की चारों ओर परिक्रमा करते हैं कृत्रिम उपग्रह यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहलाते हैं। भू स्थिर अथवा तुल्यकाली उपग्रह, पृथ्वी का ऐसा उपग्रह जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के अपने अक्ष पर परिक्रमण काल के बराबर हुआ अर्थात 24 घंटे हो तो उसे तुल्यकाली उपग्रह अथवा भू स्थिर उपग्रह कहते हैं। इनको सिंक्रोनस उपग्रह भी कहते हैं। यह उपग्रह पृथ्वी तल पर खड़े व्यक्ति को सदैव स्थिर प्रतीत होता है। यह उपग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर वामवर्त दिशा में गति करता है। इस भू स्थिर उपग्रह की कक्षा का तल पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाली रेखीय तल होता है। इसका उपयोग दूरदर्शन के क्षेत्र में बहुतायत से होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, भू स्थिर अथवा तुल्यकाली उपग्रह की विशेषताएं। भू स्थिर अथवा तुल्यकाली उपग्रह की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। इनका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के ठीक बराबर अर्थात 24 घंटा होता है।
इन उपग्रहों का कोणीय वेग पृथ्वी के कोणीय वेग के ठीक बराबर होता है तथा रेखीय चाल लगभग 3.1 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये उपग्रह पृथ्वी के विषुवत तल में भूमध्य रेखा के समांतर पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। ये उपग्रह पृथ्वी की तल से 35,830 किलोमीटर की ऊंचाई पर 42,200 किलोमीटर त्रिज्या की कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करती है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, लगभग इसे 36,000 किलोमीटर माना जाता है कि पृथ्वी की परिक्रमा जो है यह उपग्रह पृथ्वी की तल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर करती है। आगे देखते हैं दोस्तों, ध्रुवीय उपग्रह। वे उपग्रह जो पृथ्वी के चारों ओर ध्रुवीय कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं ध्रुवीय उपग्रह कहलाते हैं, यानी पोलर सैटेलाइट कहलाते हैं। ध्रुवीय उपग्रह पृथ्वी की सतह से 500 से 800 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होती है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, ध्रुवीय उपग्रह की विशेषताएं। ध्रुवीय उपग्रह की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। इनकी कक्षा का तल पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों के समीप से गुजरता है। इन उपग्रहों की सहायता से दूरस्थ स्थानों की सूचना प्राप्त की जाती है। इसी कारण यह दूर संवेदी उपग्रह भी कहलाते हैं। यह उपग्रह पृथ्वी की घूर्णन गति के विपरीत गति करता है। इनका परिक्रमण काल लगभग 100 मिनट होता है, यानी ये कितने देर में पृथ्वी की परिक्रमा करती है, तो 100 मिनट में। ध्रुवीय उपग्रह की कक्षा की दिशा उत्तर दक्षिण होती है, यानी इसकी जो दिशा होती है वो उत्तर दक्षिण होती है, जबकि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि ध्रुवीय उपग्रह की कक्षा का दिशा कैसा होता है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर होता है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसको फिगर से देख सकते हैं दोस्तों, ध्रुवीय अक्ष है, ध्रुवीय कक्षा है और विषुवतीय कक्षा है। तो इस रूप में विषुवतीय रेखा है और विषुवतीय तल है, इस तरीके से घूर्णन करती है। आगे देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी चारों ओर ध्रुवीय। इन उपग्रहों का प्रक्षेपण ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण मान द्वारा किया जाता है। इनका उपयोग मौसम संबंधी भविष्यवाणियां तथा पृथ्वी की सतह के अंदर खनिज पदार्थों आदि की खोज के लिए किया जाता है। भारत द्वारा प्रक्षेपित ध्रुवीय उपग्रह इंडियन अर्थ रिसोर्सेज सैटेलाइट है, यानी भारत द्वारा जो प्रक्षेपित ध्रुवीय उपग्रह इंडियन अर्थ रिसोर्सेज सैटेलाइट है। आगे देखते हैं दोस्तों, कृत्रिम उपग्रह के उपयोग। कृत्रिम उपग्रह के उपयोग प्रमुख हैं अंतरिक्ष में स्थित वायुमंडल की विभिन्न परतों के अध्ययन में, पृथ्वी की आंतरिक सतह के अध्ययन में, पृथ्वी की सतह के अंदर खनिज पदार्थों की खोज में, मौसम संबंधित सूचनाएं एकत्रित करने में, दूरदर्शन के कार्यक्रमों के प्रसारण में, अन्य ग्रहों से आने वाली विकिरण में मौजूद कणों की विवेचना करने में, विमान चालकों की दिशा ज्ञात करने में, युद्ध के समय शत्रु की गतिविधियों को ज्ञात करने में भी जो है ध्रुवीय सैटेलाइट का यूज किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, भारहीनता। किसी वस्तु का भार वह बल है जिस बल से पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। किसी वस्तु के भार का अनुभव उस वस्तु के संपर्क में रखी अन्य वस्तु द्वारा लगाए गए प्रतिक्रिया बल के कारण होता है। जब कोई व्यक्ति किसी तल पर खड़ा होता है तो उसके भार के कारण तल पर नीचे की ओर एक बल कार्य करता है। इस बल के कारण तल व्यक्ति के भार के ठीक बराबर प्रतिक्रिया बल को ऊपर लगाता है। यदि किसी परिस्थिति में यह प्रतिक्रिया शून्य हो जाए तो व्यक्ति को अपना भार शून्य प्रतीत होता है। यह अवस्था भारहीनता यानी वेटलेसनेस की अवस्था कहलाती है। भारहीनता का अनुभव निम्न परिस्थितियों में किया जाता है। जब वस्तु गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरे, जब लिफ्ट अथवा वायुयान के नीचे गिरते समय हमें भारहीनता का अनुभव होता है। जब कोई उपग्रह पृथ्वी के परितः अपनी कक्षा में परिक्रमण करता है तो उसके भीतर की प्रत्येक वस्तु पृथ्वी की केंद्र की ओर त्वरित गति से गतिशील है तथा इस गति का त्वरण यथार्थ रूप से उस स्थिति में पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के बराबर है। अतः उपग्रह के भीतर प्रत्येक वस्तु स्वतंत्रतापूर्वक गिरती है, जो भारहीनता की अवस्था है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पलायन चाल। वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंके जाने पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर चली जाए और पुनः वापस ना लौटे।
पलायन चाल का मान प्रक्षेपित वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि उसके स्थान पर उस ग्रह के द्रव्यमान व त्रिज्या पर निर्भर करता है जिसको सतह को प्रक्षेपित किया जाता है। पृथ्वी की सतह पर पलायन चाल का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि पृथ्वी की सतह पर पलायन चाल का मान कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। चंद्रमा पर पलायन चाल का मान 2.3 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये दोनों याद रखना है कि पृथ्वी की सतह पर पलायन चाल का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है और चंद्रमा पर पलायन चाल का मान 2.3 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, इसलिए वहाँ वायुमंडल नहीं पाया जाता है। तो ये पलायन चाल क्या होता है दोस्तों, वैसा चाल जिस चाल से अगर किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंका जाए तो वह वापस लौटकर ना आए, यानी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से अगर किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाएगा तो वो दोबारा पृथ्वी पर घूमकर नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यदि पृथ्वी के समीप चक्कर काटते हुए उपग्रह की कक्षीय चाल √2 गुना हो जाए तो वह उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़कर पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर पलायन कर जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि पृथ्वी के समीप चक्कर काटता हुआ जो उपग्रह है उसकी कक्षीय चाल √2 गुना हो जाने पर वह उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़कर पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर पलायन कर जाएगा। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। और अगर इसका PDF आप लोगों को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ जाकर जुड़ जाएं। थैंक यू दोस्तों।